मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टर्न के ऊपर हमने जो पढ़ा वो बेसिकली हमने राउंडिंग ऑफ अ नंबर करा। उसमें हमने देखा कि अगर किसी नंबर को n सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद में राउंड ऑफ किया जाता है तो हमने उससे रिलेटेड कुछ चार नियम बताए थे। एक बार जस्ट मैं रिकलेक्ट करता हूँ छोटा सा 1 मिनट के अंदर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर n नंबर के बाद में राउंड ऑफ करना है तो हम n+1 को देखेंगे। अगर n+1 लेस देन हाफ है, मतलब 0 1 2 3 4 है, तो हम इन सबको डिस्कार्ड कर देंगे और nth जो अपने पास डिजिट थी वो अनचेंज रह जाएगी। सेकंड ये था कि अगर n+1 के ऊपर हाफ से ज़्यादा मतलब 6 7 8 9 हो तो n+n वाला जो नंबर था वो इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। ठीक है ना, इंक्रीज बाकी अपन कर देंगे। अगर n+1 एग्जैक्टली हाफ हो मतलब 5 हो तो हम देखेंगे कि क्या n+2 और उसके आगे जो भी डिजिट्स है वो कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या। अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स है ना, उसके आगे n+1 के भी आगे, तो n वाला नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। और जो लास्ट इसका नियम था वो ये था कि अगर n+1 एग्जैक्टली 5 है और उसके राइट में n+2 एंड सो पे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो भले ही करे मगर नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो nth नंबर को हम देखेंगे। अगर वो ऑड है तो उसको हम इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, और अगर वो इवन है तो इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड या अनचेंज। ये इसके नियम थे। आज हम कुछ मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज कर रहे हैं। एक्चुअल में जो ये सारा जो बेस है, अपन जो कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो बेस है, वो बहुत कुछ मैथमेटिक्स की बहुत छोटी छोटी बात है जो आप सब लोग बीएससी के अंदर और इवन 12th के अंदर, 11th में तो आपके शायद डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह इंटीग्रल कैलकुलस आती नहीं है, 12th में आती है। तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ये 12th की जो चीज़ें हैं मैं उनको छोटे छोटे कुछ थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स अपन बेसिकली यहाँ पे 6 और 7 थ्योरम करेंगे जो हमें बहुत काम आएंगी। पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेस है, बहुत कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार मैंने बोर्ड पे 4 लिखी है, इनको अपन डिस्कस करते हैं और फिर बचे हुए समय में हम 3 और लिख करके उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की हैं। मैं कुछ इनका फिजिकल आस्पेक्ट भी बताऊंगा। आपने मैथमेटिक्स में जब सब पढ़ी हुई है, मगर मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में आप फिजिकल आस्पेक्ट नहीं पढ़ते। फिजिकल आस्पेक्ट का मतलब ये कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है, ठीक है ना, इसको विजुअलाइज नहीं करते। ये विजुअलाइज हम फिजिक्स में करेंगे। तो मैं चारों जो थ्योरम है एक बार मैंने कुछ बोर्ड में लिखी हुई है। थ्योरम नंबर 1 2 3 4 पहले वाले का मैं पढ़ता हूँ। पहली जो थ्योरम है वो लिखी हुई है, इफ f(x) is continuous, f(x) is continuous, if f(x) is continuous in रीजन दे रखा अपन ने x की वैल्यू a से b के बराबर है, a पे भी है b पे भी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है x का जो वेरी करेगा a से लेकर के b तक करेगा, ठीक है ना, और इन दोनों पॉइंटों पे भी करेगा, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग दीस टू। ये इसका फिजिकल, ये कंटीन्यूअस है, मतलब जो अपन कर्व ले रहे हैं, अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो ये अपने को कंटीन्यूअस कर्व मिलेगा। कंटीन्यूअस कर्व मिलेगा जिसमें एक एक्सिस पे तो हम x ले लेंगे और दूसरे पे fx ले लेंगे, फंक्शन की वैल्यू, तो कंटीन्यूअस कर्व मिलेगा। If fa and fe bar, fa and fb are opposite in sign, अगर fa और fe की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, और अपोजिट इन साइन, देन वी मस्ट हैव, अगर ये कंडीशन है कि दोनों अपोजिट इन साइन है तो हमारे पास क्या है, देन वी मस्ट हैव x f एट जीटा, पॉइंट को ले लिया अपने, x की वैल्यू अगर बाद में मान लो जीटा है, और जीटा की वैल्यू क्या है, a से b के बीच में, a और b के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, a से b के बीच में है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि a के पास होगी या b के पास होगी, ये कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है ना, पर a और b पे नहीं होगी, ये अपने को ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल के निशान नहीं बनेगा, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, इसको ध्यान रखना। तो ये
जीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू है, तो एफ एट जीटा विल बी 0 एटलीस्ट एट वन पॉइंट, है ना, एक किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 0। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये अपन ग्राफ में मैं थोड़ा सा ग्राफ से मान लो मेरे पास ये यहाँ पे जो है एफ एक्स है और ये मेरे पास एक्स है। मैं कन्वीनियंस के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास एफ ए माइनस में है, मेरे पास ये ए की वैल्यू है और ये बी, मेरे पास एक्स की वैल्यू दिया ये दी। अब एफ ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -10 और एफ बी की वैल्यू क्या +10, क्या अपोजिट साइड होना चाहिए, तो ये माइनस में ले ये मेरे पॉजिटिव। अब इनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकती है, यूं हो जाए, यूं हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है ना। ये भी मानना है कि ये एक ही हो सकता है, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, कंटिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए। तो हमने देखा, चाहे मैं ये केस ले लेता हूँ, चाहे ये ले लेता हूँ, चाहे ये ले लेता हूँ, तो ये कहता है कि एफ मैं एक्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है जीटा, उस पर एटलीस्ट एक ना एक जगह फंक्शन की वैल्यू 0 हो। तो हमने देखा कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, ये 0, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये क्या है पॉजिटिव। तो कम से कम एक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत हम आपको विजुअलाइज करने में आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं काम है। ये अपने को ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है मगर बहुत बहुत काम की फिल्म। तो सब जो चीजें उनको केवल कागज में नहीं रखें, आप इनको विजुअलाइज करें और इनको विजुअलाइज करके आगे जिंदगी में काम में लेने आए ऐसी चीज में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश। सेकंड थ्योरम में रोल्स थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम के नाम से बहुत फेमस है, बहुत काम की चीज है। आपको याद है कि रोल्स थ्योरम में डिफरेंशियल कैलकुलस से भी रिलेटेड है, तो वहीं से काम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो कुछ 3 पॉइंट है और फिर 3 पॉइंट के बाद कंक्लूजन है। पहला पॉइंट है एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन रीजन दे रखा ए से बी तक का, जो पहले वाले में था वो फॉर्म पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि एफ डैश एग्जिस्ट इन ए टू बी, ए और बी को भले एग्जिस्ट नहीं करे मगर ए और बी के बीच में सब जगह पे क्या कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे तो इक्वल टू के निशान है, यहाँ पे इक्वल टू निशान नहीं, ए और बी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे डेरिवेटिव भी। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो और बाकी सब जगह पे क्या कर रहा है, एफ डैश क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब जो स्मॉल वेरिएशन इन y टू द स्मॉल वेरिएशन इन x, इन दोनों का रेशियो इन द लिमिट वेरिएशन इन x टेंड टू 0, देन इट इज नोन एज gy by dx। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 बिकम dy by dx, ठीक है ना। तो ये चीज। और तीसरी चीज ये है कि f a और f b की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू a और b पर कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण हो रहा है, ये मैंने देखा। इसकी वैल्यू क्या कर रही है 0। तो अगर इसको विजुअलाइज करना हो तो इसको कैसे विजुअलाइज करना, देखिए ये अपना ग्राफ है, ये फंक्शन है यहाँ पे fx, ये मान लो मेरे पास ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है, तो f और f की वैल्यू मतलब मैं यहाँ पे, अब मेरा ग्राफ क्या है तो ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, केवल ऊपर रह सकता है, यहाँ कितना भी ऊपर गया फिर नीचे आ सकता है, या नीचे से केवल आ सकता है, ये सब चीजें। तो मैं कुछ पॉसिबल ग्राफ बनाता हूँ, एक ये ग्राफ बना दिया, एक मैंने कह दिया मैं ये ग्राफ है, मैंने ये मैंने ले लिया, नीचे जाके किसी भी तरीके से मैं ग्राफों को बना सकता हूँ। तो f a और f b की वैल्यू कितनी है, then there exists at least one value of x, say zeta, such that क्या f dash zeta की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन पॉइंट ऑफ a से b के बीच में किसी भी दूसरे पॉइंट एटलीस्ट
एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन एक्स का है, और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीटा होगी, वो जीरो। जीरो का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये ध्यान रखना है। ये जैसे अगर अपन ग्राफ को स्ट्रेट है, इसमें ये वैल्यू है जहाँ पे है एक्स की वैल्यू है, इस वैल्यू पे क्या है जीरो, इसमें क्या हो गया यहाँ पे जीरो, इसमें कई पॉइंट है, एक दो तीन चार, ठीक है, इसमें क्या हो गया तीन पॉइंट, एक दो, ये हमारे को पता होता है उस तरह से कि एटलीस्ट एक कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए जिसपे कि इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। बहुत बहुत काम का है ये एनालिसिस, जब भी हम फ्यूचर में एनालाइज करेंगे डिटेल में ये तीसरी जो थ्योरम है अपने पास वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम है बहुत बहुत आपके पढ़ी हुई है सब। तो मैंने बताया कि आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। वहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ केवल आप थ्योरम पढ़िए, थ्योरम से क्या मतलब है उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे, तो आपको एक प्रॉब्लम दे दिया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को भी वो करके उसको जिंदगी में कैसे उसको काम में लेना है वो सीखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो थ्योरम है वो है मीन वैल्यू फॉर डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव के लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम क्या ये थ्योरम कहती है, इफ क्या है, ए जो पॉइंट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन रीजन कौन सा ए से बी, वही है जो पहले वाला इसका पॉइंट था, वो वही है, तीनों के अंदर पहला पॉइंट कॉमन ही है। बी क्या है, बी है एफ एक्स एग्जिस्ट इन ए एंड बी, बिटवीन ए और बी, इक्वल टू का निशान नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब ए और बी के बीच में कर रहा है जो इसका पॉइंट है। तो रोल्स थ्योरम का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मीन वैल्यू थ्योरम के भी क्या दोनों पॉइंटों की कॉमन। इसमें थर्ड पॉइंट और था, यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं और सीधा वो आगे आता है, और हम क्या कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम से हम रोल्स थ्योरम भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं अभी अपन देखते हैं, बिल्कुल अभी पूरी निकालना आपको। then there is at least one value of x, तो हमारे पास कम से कम x की एक ऐसी वैल्यू होगी से जीटा बिटवीन ए एंड बी, सच दैट जिसके लिए क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या निकालना, फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल होगा x का किस पॉइंट पे जीटा। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा आपको आना चाहिए कि f डैश x है मगर किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू, ये इसका मतलब, ये डेरिवेटिव है ना, ये अपने को जानना चाहता हूं। एटलीस्ट इस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, ये वैल्यू एग्जिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, बीटेक वैल्यू आपको ध्यान है बी और ई के बीच, ये कम से कम हमें इक्वल मिलेगी। ये सब डिसाइड करती हैं हमें आगे कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब सॉल्यूशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहाँ पे हमारे बहुत काम आएंगे। अगर यहाँ पे b बराबर a प्लस एच हो जाए, b बराबर क्या हो जाए a प्लस एच हो जाए, तो मैं यहाँ पे b जहाँ जा रहा है वहाँ पे क्या लिखूँ a प्लस, b की जगह क्या आ जाएगा a प्लस एच, तो ये हो जाएगा f a प्लस एच माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा h। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये b माइनस ए की जगह h आ गया, h यहाँ पे आ गया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी f डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस थीटा h, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में होगी। मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी, 0 होती है तो ये a बन जाएगा और 1 रख दें तो ये b बन जाएगा। हमें a और b को इक्वल टू नहीं करना होता है, a और b के अलावा सारे पॉइंट लेने होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लगा थीटा और थीटा को लेस देन 0 कर दिया, लेस देन 1 कर दिया और ग्रेटर देन 0 कर दिया, इक्वल टू नहीं, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे बहुत बहुत आगे काम आएगी। इस तरह की चीज आपको आगे इसका जो एक्सटेंशन होता है आपको बहुत बहुत ध्यान है कि टेलर सीरीज एक आती है, मैक्लैरेन सीरीज आती है, उन सब चीजों में ये डेवलपमेंट में काम में है। मैंने आपको कहा कि मीन वैल्यू थ्योरम से हम रोल्स थ्योरम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अभी यहाँ पे इसमें कंडीशन तीसरी कंडीशन है एफ ए बराबर एफ ई बराबर जीरो, एफ ए और एफ ई को बराबर कर दो, जीरो रख दो, जीरो माइनस जीरो
जीरो आ गया, जीरो अपॉन सम पॉजिटिव क्वांटिटी ये जीरो हो गई, एफ डैश जीटा बराबर कितना हो गया जीरो, ये बन गया पता चलो। तो हमने देखा कि मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर कंडीशन रोल्स थ्योरम है, तो रोल्स थ्योरम को हम मीन वैल्यू थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन थ्योरम अभी मैंने आपको बताई है, तीन चार थ्योरम अभी और करेंगे और फिर डिटेल में ये सब चीज़ें होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हमने करेंगे और फिर इन सब का यूज जो है